ओके हेलो, तो आज का हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज मैं तुम्हें बता दूं, और वो क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है, अब आज से पहले तुमने कभी भी एरिया को एरिया वेक्टर की तरफ नहीं देखा होगा कि अगर तुम सरफेस एरिया निकालते हो क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, किसी भी चीज का, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो तुम उसको वेक्टर नहीं बोलते, क्योंकि सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया ही है ना। हमें सिंपल सी बात मालूम है, अलग अलग चीजों का सरफेस एरिया अलग अलग फॉर्मूला होता है। बट एरिया वेक्टर क्या चीज है, ठीक है, कि जब भी तुम कोई सरफेस बनाओ और उस सरफेस पे तुम क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। ठीक है, एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो सरफेस के ऊपर क्या हो, 90 डिग्री एंगल बना रही हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। सिंपल बेसिक सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ध्यान से समझना। ऐसी लाइन जो सरफेस पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर मान लो एक क्यूब बना देता हूं, तो अगर एक क्यूब की बात करें तो कोई सा भी सरफेस उठा लो, अगर तुम राइट वाला सरफेस उठाओगे तो उसके परपेंडिकुलर राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट वाले सरफेस में लेफ्ट वाला, अंदर की तरफ नहीं होगा। जो भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के बाहर की तरफ वाला परपेंडिकुलर, इसके लिए बाहर की तरफ, उसके लिए उधर की तरफ। तो सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसी को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। आज का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको समझना बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लो तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पास करती हैं एक गिवन एरिया से। सिंपल बात। अब तुमने मान लो यहाँ क्लियर कट तरीके से ये डिफाइन कर दिया कि ये तुम्हारा एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ये एरिया डिफाइन कर दिया। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, यही मेरे लिए फ्लक्स होता है। अगर मान लो इस एरिया में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, अगर यहाँ से ज्यादा फील्ड लाइंस जाएंगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, कम लाइंस जाएंगी तो फ्लक्स भी कम होगा। सिंपल बेसिक सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकली सोचो, अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूं तो इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बनाओगे तो ऑफ कोर्स बाहर की तरफ होगा। तो ये यहाँ पे जो तुम एन कैप देख रहे हो, ये एन कैप कहीं ना कहीं तुम्हें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है तो इसको समझना बहुत आसान है। कैसे, यहाँ पे अगर मान लो ये रहा मेरा फ्लक्स, ठीक है, ये सॉरी ये रहा मेरा एरिया, एरिया के लिए ये रहा मेरा एन कैप यानी एरिया वेक्टर, और क्लियरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसकी भी डायरेक्शन क्या है, सेम ही है, सेम डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। ध्यान रखना मैं किन दोनों की चीज की बात कर रहा हूं, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें फ्लक्स निकालना है तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर के बीच का जो वो है एंगल है, उसी को बोलते हैं। अब ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इस केस में जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। क्लियर कट सिंपल सी बात है। ठीक है, बट वही सिचुएशन अगर मैं बदल दूं, मैं ऐसी सिचुएशन कर दूं जहां पे हो क्या रहा है कि ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या कर रही है, क्लियरली डायरेक्टली परपेंडिकुलर तो सरफेस पे नहीं है। कहने का मतलब कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जा रही हैं। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम थीटा बोलेंगे, है ना। तो अब साफ साफ देख सकते हो इस बार थीटा की वैल्यू 0 नहीं है। अगर थीटा की वैल्यू 0 नहीं है तो तुम क्या लिखोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया, E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। और तुम्हें पता होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जब भी तुम फ्लक्स लिखते हो, सॉरी जब भी तुम लिखते हो ए बी कॉस थीटा, यानी कोई दो चीजें फिर कॉस थीटा लिखते हो तो उसका मतलब होता है ए डॉट बी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो तुम्हें क्या देता है, फ्लक्स देता है। तो इसको इस भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर भी होता है। तो पिछली वाली डेफिनेशन भी सही थी, ये डेफिनेशन भी सही है, जो तुम्हें अच्छा लगे। जैसे एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल देखो, बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कंपोनेंट्स के तरीके से, और बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ 20 यूनिट्स, ओके, इन द YZ प्लेन। अच्छा, इसका क्या मतलब है, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें साफ साफ दे रखा है, कोई बहुत बात नहीं है। यहां पे अगर तुम बोलो कि YZ प्लेन, अच्छा इसको अगर मैं x एक्सिस मान लूं, इसको अगर मैं y एक्सिस मान लूं और इसको z एक्सिस मान लूं, अगर मैं ऐसा मान के चलूं तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि ये वाला जो प्लेन है ये YZ प्लेन होगा ऑफ कोर्स। और अगर मैं इसमें ये बोलूं कि YZ प्लेन ये तो एरिया है,
अगर मैं इसमें एरिया वेक्टर खींचूंगा तो वो परपेंडिकुलर होगा और वो किसकी डायरेक्शन में होगा, एक्स की डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखना, लॉजिकली साफ साफ बात तुम्हें समझ में आ रही है। इसीलिए जब तुम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लिखोगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर डायरेक्शन तुम्हारी एक्स एक्सिस आएगी, क्योंकि वो वाईजेड प्लेन जो होगा उसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में, इसीलिए आई कैप। ठीक है, इसके आगे तो सवाल बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी 6i कैप 3j कैप 4k कैप इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट करते शायद तुम्हें शायद मालूम होना चाहिए कि सिर्फ I और I सर्वाइव करेंगे, मतलब जो सेम सेम होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, I के साथ, J के साथ, K के साथ, एल्स जो भी होंगे सारे के सारे वो खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, आएगा कितना, 120 यूनिट्स। सिंपल सी बात है। अगली चीज जो है वो है फ्लक्स के कुछ स्पेशल केसेस, जिनका मतलब नाम बड़े तूफानी है, बट ये है बहुत सिंपल सी चीज, जिसका पहला हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों अगर सेम हो तो ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर थीटा 0 हो जाएगी तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे कि थीटा इज इक्वल्स टू 0, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए इंटू कॉस 0 डिग्री, और फाइनली फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई इंटू ए मतलब एरिया हो गया यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं इमर्जिंग फ्लक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज कर रही है, एरिया वेक्टर के साथ साथ बाहर आ रही है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसे इमर्जिंग फ्लक्स बोलेंगे। इसी का उल्टा अगर कर दें कि भाई मेरा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर है, बट जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, इधर है। ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो तुम साफ साफ देख सकते हो थीटा की वैल्यू, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पिछले केस में और मैग्नीट्यूड इस केस में बराबर ही है, बट पिछले केस में फ्लक्स EA था, इस बार -EA है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एंटरिंग फ्लक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से एंटर कर रही है, बाहर नहीं आ रही है, वो एंटर कर रही है। ठीक है, और फाइनली आखिरी चीज हमारे पास क्या होगी, ये वाली केस कि अगर मान लो ये रहा तुम्हारा एरिया वेक्टर और ये रहा तुम्हारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच का एंगल साफ साफ पता लग रहा है कितना है, 90 डिग्री है। और अगर 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसी केस को हम बोलेंगे जीरो फ्लक्स। सिंपल सी बात है। तो थीटा 0, 180 और 90 स्पेशल केसेस हो गए, जिनको हम नाम भी दे सकते हैं, इमर्जिंग फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स या जीरो फ्लक्स। सिंपल बात। अब जैसे एक ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर तुम मुझसे बोलोगे ना कि ये क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का, ऑफ कोर्स लगता बहुत इजी है कि एनसीईआरटी का है, बट ये क्वेश्चन जेई, नीट, हर कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा है एग्जैक्ट हूबहू सेम क्वेश्चन उठ के आएगा, कभी ऐसा होता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि बोर्ड्स में तो ये सवाल सीधा उठ के आ सकता है, बट इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहली चीज तुम्हें क्या निकालना है कि इस क्वेश्चन के पार्ट 2 को जरा इग्नोर करो, हम इसको करेंगे बाद में, पर पार्ट 1 को जरा देखो कि हमें फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अब मुझे फ्लक्स के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे फ्लक्स के लिए चाहिए एरिया वेक्टर, और मुझे एक तरीके से क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है? हाँ, मुझे दे रखी है। अब जरा ध्यान से देखो, बोला ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जो कि है अल्फा x टू द पावर 1/2, जहां अल्फा एक कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू क्लियर कट तुम्हें दे रखी है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में दे नहीं रखी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में 0 है। तुम्हारा काम आसान हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड y और z में अब 0 है, तो तुम्हें उस डायरेक्शन में सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में सॉल्व करो। ठीक है, आसानी हुई, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा नोटिस करते हैं, मैं एक एक करके ना जरा 4 सरफेसेस को उठाता हूं। सबसे पहले अगर मैं ये वाला सरफेस उठाऊं, सबसे टॉप वाला सरफेस, अब इसके लिए अगर मैं एरिया वेक्टर की वैल्यू लिखूंगा तो तुम सबको मालूम है एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, बट मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है। ये है मेरा एरिया वेक्टर, ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। साफ साफ दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो कितना है, 90 डिग्री। तो जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया, जब भी इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जिस तरीके से हमने टॉप वाले के लिए फ्लक्स को 0 बोला है ना, एग्जैक्ट सेम लॉजिक से नीचे वाले सरफेस के लिए भी, फिर पीछे वाले सरफेस के लिए भी, आगे वाले सरफेस के लिए भी, इन सारे सरफेसेस के लिए, ठीक है,
मतलब टॉप वाले को मिला लो, पीछे वाले को ले लो, है ना, नीचे वाला और ये मेरे पास सामने वाला जो सरफेस है। अब इन इतने सरफेसेस को अगर मैं उठा लूंगा, इन सब के लिए फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर है, इसके लिए एरिया वेक्टर अंदर है। दोनों कितना एंगल बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर मैं किसकी बात करूं, टॉप वाले की बात करूं और बॉटम वाले की बात करूं, तो इनका एरिया वेक्टर क्या है? इधर है, इसका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। फ्लक्स कितना हुआ? जीरो हुआ। तो यानी मुझे फ्लक्स ज्यादा नहीं, ना मुझे फ्रंट के लिए निकालना है, ना बैक के लिए, ना टॉप के लिए, ना बॉटम के लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस के लिए निकालना है। ठीक है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस के लिए निकालना है। बस इतनी ही बात है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज में। कैसे? क्योंकि अब तुम अगर नोटिस करोगे कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? a है। यानी कह सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है? a है। तो इस x की वैल्यू जो a है उसे तुम्हें उठा के क्या करना है? यहाँ पे प्लेस करना है। और वो देखो, वही हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले सरफेस के लिए लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी है? a रखनी है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। सिमिलर तरीके से लॉजिकली सोचो, जब मैं राइट वाले सरफेस की बात करूंगा तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया? 2a हो गया। अब अगर डिस्टेंस 2a हो गया तो तुम्हें फिर से क्या करना है? राइट वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में x की जगह 2a पुट कर देना है बस। क्योंकि x की वैल्यू a है लेफ्ट फेस के लिए और x की वैल्यू 2a है राइट फेस के लिए। बाकी फेसेस में जीरो ही आने वाला है बस। अगर तुम फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया, बेसिकली दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया इंटू कॉस थीटा। अब साफ साफ देखो, लेफ्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। और अगर एंगल 180 डिग्री हुआ तो तुम्हारे पास क्या आएगा? -1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है। राइट वाले के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। और दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हुआ तो तुम फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकालोगे? E इंटू आर इंटू ए स्क्वायर, है कि नहीं? यानी राइट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया का स्क्वायर बस। तो लेफ्ट और राइट का फ्लक्स निकालने के बाद तुम्हें क्या करना है? अगर तुम्हें नेट फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट वाले के लिए और राइट वाले के लिए। यानी ये तो हो गया मेरे पास लेफ्ट वाले का फ्लक्स, ये हो गया मेरे पास सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये हो गया मेरे पास राइट वाले का फ्लक्स, ये हो गया लेफ्ट वाले का फ्लक्स। ऐड ही कर रहे हैं, वो तो पीछे उसमें माइनस आ गया था इसलिए माइनस आ गया। इसके आगे कैलकुलेशन है और एनसीईआरटी में कैलकुलेशन थोड़ी हैवी होती है, तो डरना मत, एग्जाम्स में इतनी हैवी कैलकुलेशन नहीं आएगी। ठीक है। यानी दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है। दोनों में क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालोगे तो अल्फा भी कॉमन आ जाएगा। ये बचेगा 2a√2a और ये a√a। ठीक है। वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, ये रहा आंसर। मैं फिर से बोलूंगा कि कैलकुलेशन टेंशन मत लेना। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मैं फ्लक्स में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट वाले का ही फ्लक्स क्यों निकाल रहा हूं, सारे फेसेस का क्यों नहीं निकाल रहा। और टोटल फ्लक्स तो तुम्हें ऐड ही करना है। क्यों? फ्लक्स क्या है? सिंपल सी बात है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, हाँ या ना? क्योंकि साफ साफ तुम देख रहे हो कि तुम दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, और डॉट प्रोडक्ट करने से जब भी आंसर आता है तो वो स्केलर आता है। और स्केलर के लिए ना तुम्हें वेक्टर कुछ नहीं करना, सीधे ऐड कर दो, सोचो भी मत, ऐड कर दो। एक हूबहू क्वेश्चन तुम्हें ना जेई के एग्जाम में भी मिल जाएगा, बल्कि मैं बोलूंगा ये तो थोड़ा ज्यादा आसान ही है, तो ये ले लेना, स्क्रीनशॉट लो, इसका ट्राई करो। बिल्कुल सेम जैसे वो किया है सेम इसका भी करना है, बल्कि ये आसान ही सवाल है, ट्राई कर लेना। नेक्स्ट चीज है हमारी गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम तुम्हें फिर से फ्लक्स का ही फॉर्मूला देती है, बट अभी जो हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला पढ़ा ना फ्लक्स का, उसको ये बहुत ही आसान करके तुम्हें दे देता है। कहने का क्या मतलब है, यहां हम फ्लक्स ही पढ़ेंगे, बट ये बोलते हैं कि जो तुम्हें अगर मान लो फ्लक्स निकालना है तो वो सिंपल क्या है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अच्छा, इसका क्या मतलब है? तुम्हें अगर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का ये सिंपल फॉर्मूला है Q/ε0, जहां पे Q क्या है कि टोटल चार्ज जो कि सरफेस के अंदर लाई कर रहा होगा डिवाइडेड बाय ε0। अच्छा देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक सरफेस बना दिया, ठीक है। अब इस सरफेस के अंदर मान लो मेरे पास Q चार्ज है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। Q चार्ज अगर प्रेजेंट है
तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बस इतना आसान है ये, तुमने जो अभी वो सब किया उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इससे काम बन जाएगा। बट ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है चार्ज एनक्लोज्ड। इसका मतलब अगर तुमने सरफेस इस तरीके से सरफेस बनाया है, ठीक है, अगर तुम्हारा ये है सरफेस और इस सरफेस के लिए जो चार्ज है वो बाहर लाई करता है उस क्लोज सरफेस के बाहर, तो मुझे उस चार्ज से मतलब ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अंदर रहने वाले चार्ज से मतलब है, बाहर वाले से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, वैसे है तो ये जेई का, बट आसान सवाल है तो हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास 4 सरफेसेस हैं, ठीक है, चारों सरफेसेस में कुछ चार्ज है, आसपास कुछ चार्ज है, तुम्हें फ्लक्स निकालना और बताना है किस केस में फ्लक्स ज्यादा है, किस केस में फ्लक्स कम है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, टोटल चार्ज निकालो, ठीक है, और उस टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तुम्हें फ्लक्स मिल जाएगा। सिमिलरली वही चीज हम करेंगे सरफेस 1 के लिए, सिर्फ और सिर्फ कितना चार्ज है, 2q प्रेजेंट है, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया फ्लक्स फॉर द सरफेस नंबर 1। सिमिलर तरीके से हम सेकंड सरफेस की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, q प्लस q प्लस q प्लस माइनस q, हाँ या ना। तो देखो इसमें क्या होगा कि q प्लस q प्लस q प्लस माइनस q हमने किया है, जितना भी चार्ज अंदर है सबको ऐड किया और उससे हमारे पास फिर से क्या आया, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस बार अंदर कितना चार्ज है, q प्लस q, तो हमने क्या किया, q प्लस q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी फिर से 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना मुझे कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ, तुम यहाँ तो 1000 कूलम भी रख दोगे, 10,000 कितना भी बड़ा कूलम रख दोगे ना, मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है जो सरफेस के अंदर लाई करेगा। फिर से कितना आया, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली आखिरी वाले केस में अगर तुम देखोगे तो क्या आएगा, 8q माइनस 2q माइनस 4q, ठीक है, तो 8q माइनस 2q माइनस 4q, फिर से कितना आएगा, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर से मुझे 3 कूलम से कोई मतलब नहीं है। तो अगर तुम नोटिस करोगे कि सबके केस में आंसर कितना आ रहा है, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट और 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। चारों सरफेसेस में जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। मेरा पॉइंट यही है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे अंदर वाले चार्ज से मतलब है, बाहर वाले चार्ज से कोई भी मतलब नहीं है। और अंदर चार्ज में भी सारे चार्जेस को मैं सिंपली ऐड कर दूंगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इसी चीज में हम फ्लक्स फॉर अ डाइपोल देखते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक डाइपोल दिया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा तुम्हारे पास सरफेस। अच्छा, अब इस सरफेस के लिए या फिर स्फीयर के लिए तुम्हें फ्लक्स निकालना है। बोला गया है कि जो प्लस वाला है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और जो माइनस वाला है वो कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। फर्क ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इतना फर्क है। तुम्हें निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि तुम क्या करोगे, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है वो देखेंगे, तो वही हम देख रहे हैं। टोटल चार्ज कितना है, प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। यानी प्लस वाला चार्ज माइनस वाला चार्ज दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद फाइनली ऑफ कोर्स आंसर कितना आएगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना आएगा, 0 आएगा। अब वो 0 आ गया तो यही बात है, 0 आने के बाद उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो या ना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स 0 ही आएगा। कहने का मतलब एक डाइपोल के लिए जब तुम फ्लक्स निकालोगे तो वो भी कितना आता है, 0 आता है। हाँ, हो सकता है तुम बोल सकते हो या आर्ग्यू कर सकते हो कि क्या हो सर अगर ये डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा हो जहां पे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू बाहर है, तो इस केस में 0 नहीं होगा, कितना आ जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि ये बाहर चला गया और फिर से मुझे इससे मतलब नहीं है। बट हाँ, इस सिनेरियो में तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब गॉस लॉ समझने के बाद एक सिंपल सी चीज और समझ सकते हो तुम, उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस है क्या, ये सिंपल सी बात है, क्लोज्ड सरफेस है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में तुम्हें मिल जाएगा। इस तरीके से तुम जो मर्जी चाहो वो बना लो। अच्छा, अगर तुम मुझसे बोलो ना डेफिनेशन पढ़ो ही मत, कुछ मत पढ़ो, सिंपल सुनो कि गॉसियन सरफेस है क्या। ये सिंपल सी बात है, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, जिसको हम अपने तरीके से अपने हिसाब से बना सकते हैं। तुम जो चाहो वो बना लो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हारे पास ये एक चार्ज क्यू है तो तुम इसके बाहर चाहो जैसा भी सरफेस चाहो वैसा सरफेस बना सकते हो, ठीक है। बस शर्त सिर्फ ये रहेगी कि जो भी सरफेस तुम बनाओगे, ठीक है, चाहे वो मतलब एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस जैसा भी तुम बनाओगे, वो तुम्हें शर्त सिर्फ इतनी रहेगी कि वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक है।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई तुमने क्या बना दिया, इस तरीके का सरफेस बना दिया जो कि ओपन है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्लोज सरफेस बनाएंगे, चाहे तुम जितना बड़ा चाहे जितना छोटा बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है। यानी जब हम फ्लक्स लिखा करते थे, याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, जब हम ये लिखते थे तो हमारा यहाँ पे लिखने का पॉइंट ही ये था कि जब हम ये इमेजिनरी टाइप की सरफेस बनाएंगे ना, तो इसी सरफेस का हम यहाँ पे सरफेस एरिया लिखेंगे। वही पॉइंट हो जाता है कि तुम चाहो तो इस सरफेस एरिया को कितना भी बढ़ा दो और चाहो तो सरफेस एरिया को कितना भी घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। जैसे इसी से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं, हर जगह तुम्हें ये सवाल देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मान लो कि is enclosed by a Gaussian spherical surface। अच्छा, एक मेरे पास Q है, उसको मैंने ऐसे स्फेरिकल सरफेस से ऐसे इनक्लोज किया हुआ है। बोल रहे हैं कि अब ये जो तुम्हारे पास सरफेस है, तुमने इसको बड़ा करके इसका रेडियस क्या कर दिया, डबल कर दिया। कहने का मतलब शुरुआत में जो इसका रेडियस था वो मान लो r था, अब बड़ा करके हमने रेडियस 2r कर दिया। बताओ फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। यूजुअली इंसान यही सोचता है कि जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब पाई r स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब अगर शुरुआत में ये केस नंबर 1 में पाई r स्क्वायर लिखेंगे और जब इसकी जगह तुम क्या रख दोगे, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो लगेगा ओ 4 का मल्टीप्लीकेशन आ गया, फ्लक्स 4 बार से बढ़ जाएगा, आंसर इज 4 टाइम्स। चौथा ऑप्शन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ध्यान रखना, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, अगर तुम चार्ज ले रहे हो और तुम चार्ज चाहे सरफेस बढ़ा लो, चाहे सरफेस और बढ़ा लो, चाहे उससे भी कितने भी बड़े सरफेस ले लो, कितने भी छोटे सरफेस ले लो, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स को किस चीज से फर्क पड़ता है कि उसके उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा है, ठीक है। तो उसको किससे फर्क, फ्लक्स को फर्क पड़ता है चार्ज एनक्लोज्ड, अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो, चाहे तुम बड़ा सरफेस बनाओ चाहे छोटा सरफेस बनाओ, अंदर पड़ा हुआ चार्ज तो सेम ही है, यानी फ्लक्स क्या रहेगा, वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो फ्लक्स का जो E इंटू सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला है ना, वो होता क्या है कि यहाँ ध्यान रखना कि सरफेस एरिया बढ़ाने से फ्लक्स को खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फैक्टर ले आता है इसमें। उसके डिटेल में मत ही जाओ उसको, बट ध्यान रखना ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस है, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ चार्ज अंदर कितना इन में कितना चार्ज है, सिर्फ उससे बस। ओके, तो हम लोग गॉस लॉ को ना प्रूव भी कर सकते हैं कूलम्स लॉ की हेल्प से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लो, ये मेरे पास एक चार्ज Q है जिसके लिए मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया, गॉसियन सरफेस जैसा तुम चाहो वैसा बना सकते हो, बट वही है, बनाना हमें ऐसा चाहिए जिसका सरफेस एरिया हमें मालूम हो, ठीक है। अब चलो मान लो इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, तो जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा किधर होता है, बाहर की तरफ होता है। तो साफ साफ देख सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है इस केस में, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का अगर मान लो डिस्टेंस r है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो हमें पता है k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत अच्छे से हमें मालूम है। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। सबसे पहले तो फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स का क्या मतलब है, E डॉट ds, और यहाँ पे जैसा मैंने तुम्हें बताया एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब अगर एंगल 0 डिग्री है तो E ds आ गया मेरे पास। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, यानी पूरा गॉसियन सरफेस जो है उसके लिए। अब तुम साफ साफ मुझे बताओ कि टोटल एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, कितना होता है, सबको मालूम है 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब वो 4 पाई r स्क्वायर होता है, इसी चीज को हम यूज करेंगे। क्या होने वाला है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली तुम्हें फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने कहीं ना कहीं कूलम्स लॉ की मदद से, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। कूलम्स लॉ का पूरा कंसेप्ट उठा के हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और यहाँ पे प्लेस करने के बाद हमें क्या मिल गया, हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली गॉस लॉ प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान चीज थी। अब ये सेम क्वेश्चन जिसको हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसका हमने टोटल फ्लक्स निकाला था, मतलब लेफ्ट वाले का राइट वाले का करके फ्लक्स निकाला था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि द चार्ज विद इन द क्यूब। अगर तुम्हें चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से मालूम है, क्या कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें फ्लक्स ऑलरेडी मालूम ही है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उसको यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या मतलब है इसका, कि मेरे पास Q जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स हो जाएगा, जैसे कि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है।
तो बस यही चीज़ है, यहाँ पे मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो और मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, पुट किया, हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। तो कहीं ना कहीं बेटर तरीका हमेशा यही रहेगा कि अगर तुम गॉस लॉ पे जाओ, फ्लक्स भी देखो इंपॉर्टेंट तो है, उसको सॉल्व करना भी आना चाहिए, बट हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ज्यादा यूजफुल रहेगा गॉस लॉ को यूज करना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के कंसेप्ट में इतना ही, बाकी जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।